नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के जेईई कंट्रोल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज बेसिकली हम लोग 26 और 27 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। तो आइए हम लोग सीधे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और कल 26 जनवरी थे, आप सभी लोगों ने जो है एंजॉय किया होगा। चलिए खैर, आइए लास्ट डे का रिवीजन हम लोग करते हैं। पहले तो भारत के संविधान और नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए न्याय विभाग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में एक कार्यक्रम आयोजित किया उन्होंने। ठीक है, जानते हैं हमारा संविधान हमारा अधिकार, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसी कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। दूसरा, लाल किला प्रांगण में 26 से लेकर के 31 जनवरी तक भारत पर्व 2025 का जो है आयोजन किया गया। वर्ष 2014 से यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता रहा है, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया सीजन की शुरुआत 23 जनवरी से लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 से होगी। यह इसका पहला चरण होगा और इसका दूसरा जो चरण होगा वो होगा आपका कहां पर? वो होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार ने 2025-26 के सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना कर दिया है? रुपया 315 बढ़ाने का प्रावधान कर दिया है। आपके एग्जाम के लिए हो गया है इंपॉर्टेंट। और जरा मुझे कमेंट करके आप बताओ कि इसका अब जूट का ओरिजिनल जो यानी कि जो अभी दाम है एमएसपी है, वो एमएसपी कितना हो गया है? 5000 समथिंग है। एग्जैक्ट मुझे डेटा जरा बताओ कि कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य अब हो गया है अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जनवरी में मध्य प्रदेश के सीहोर जिलों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन किया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमने आपसे कहा था कि इसको भी आप लोग टिक जरूर लगा लीजिएगा, राइट। उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और स्वतंत्र भारत में प्रथम ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने जो है यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। आप सभी लोग जानते होंगे इसकी स्थापना दरअसल 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। और कल हमने आपसे कहा था कि आपदा प्रबंधन के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। कल हमने कई सारे आपको टास्क दिए थे, अगर आपने उसको किया होगा तो मैं मान के चलता हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अगर कल आपने मेरी बातों को अनसुना कर दिया होगा, आपने उस पर काम नहीं किया होगा, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और आप अपने साथ सीधे तौर पर धोखा दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में अगर आपने अपने साथ काम चोरी की तो सीधे तौर पर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूं कि टास्क जितना मैं देता हूं उतना आप करके चलिए मेरे साथ करंट अफेयर्स के साथ में जो मैं आपको पोर्शन देता हूं स्टैटिक, उसको करिए और फिर देखिए कि आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। मैंने कितने सारे निबंध के टॉपिक मैंने आपको करा दिए क्वेश्चन के फॉर्म में, आपने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने किया होगा तो उसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा, डैम श्योर मिलेगा। चलिए, इंडोनेशिया के हेलमेहरा द्वीप पर स्थित माउंट टिबू में 1000 से ज्यादा बार इस बार क्या हुआ है? प्रस्फुटन हुआ है। यानी कि इसमें बेसिकली क्या हुआ है, उसमें जो है ज्वाला जो है निकली है, यानी कि एक तरीके से जो है वो, क्योंकि जागृत ज्वालामुखी है अपने आप में, इसीलिए जो है उसमें जो है प्रस्फुटन अभी हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी आप जानते होंगे 26 और 27 जनवरी को चीन की यात्रा पर थे, यानी कि आज भी जो है चीन की यात्रा पर हैं। कौन? विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्री जी हैं। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। ये हमारे कल के 10 क्वेश्चन थे जो कि हमने अभी रिवीजन किए। अब हम आते हैं कल के प्रश्न पर, यानी कल हमने आपसे उत्तर पूछा था कि बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था, 5 जून को मनाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम आते सीधे आज के टॉपिक 1 पर। चलिए, टॉपिक नंबर 1 है हमारा पलामू टाइगर रिजर्व में बाइसन की घटती आबादी की समस्या के कारण। ये जो है अभी पलामू टाइगर जो रिजर्व है वो क्या है? वो चर्चाओं में है। वहां पर एक ये जो जानवर आप जानते होंगे बाइसन, ठीक है, और बाइसन जो है बेसिकली क्या है, इसकी जो घटती आबादी है इसकी समस्या को दूर करने के लिए एक रिसर्च किया गया है, एक अध्ययन स्टडी की जा रही है। उसीलिए पलामू जो ये आपका वन्य जो टाइगर रिजर्व है वो चर्चाओं में है। ठीक है, इंडियन बाइसन यानी कि जो है आपका ये बाइसन है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोग एकत्रित कर लीजिए। तो यह जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति होती है। कुछ जस्ट लाइक भैंसा प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली। ठीक है, जैसे भैंस होती है वैसे ही होता है, लाइक बफेलो। ठीक है, चलिए,
दुनिया भर में लगभग 30,000 गौर हैं, बाइसन गौर हैं, ठीक है, और उसमें से लगभग जो आपका 84% का टोटल का है रेशियो, वो आपके भारत में प्रेजेंट है। इसके अलावा यह दिन में सक्रिय रहने वाला जानवर है, ठीक है, और सदाबहार और पर्णपाती वनों में बेसिकली पाया जाता है। आहार की कमी और अवैध शिकार के कारण दरअसल इसकी संख्या धीरे धीरे करके क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। इसके जीवन पर संकट है। और अगर हम आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात करते हैं तो इसे बेसिकली वनरेबल श्रेणी में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आप लोग आईयूसीएन के बारे में जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको हम बोलते हैं, लेकिन इसको डिटेल्स में बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आईयूसीएन अलग अलग कैटेगरी के वाइज अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स को रखता है, उनके विलुप्त होते हुए कारकों के आधार पर कि कौन सा जो है एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गया है, कौन सा जो है वल्नरेबल हो गया है, कौन सा एंडेंजर्ड है। ये सभी श्रेणी आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कई बार यहां से आईयूसीएन के रेड लिस्ट से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने प्रश्न है, यहां पर कूट बना हुआ है और यहां पर कुछ पार्क हैं, रिजर्व हैं, उद्यान हैं, इनको उनके स्टेट के अनुसार आपको मैच करना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यह आपको बेसिकली क्या करना है, बताना है। सबसे पहला पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर है, झारखंड में है भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपने देखा भी होगा, देखो यहां पर हमने कराया था पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। अच्छा यहां पर नहीं लिखा है क्या, कोई बात नहीं, झारखंड में है ये, ठीक है। चलिए तो ये झारखंड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सभी लोग जानते होंगे। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है क्या, नहीं भाई साहब, मध्य प्रदेश में नहीं है। अभी ये कहां पर है, ये क्या है, असम में। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, इसका भी आयोजन हो रहा है। चर्चाओं में क्यों, क्योंकि नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किए जाने से ये क्या है, चर्चाओं में है। आइए इसके बारे में 2-3 पॉइंट हम देख लेते हैं। तो जनजातीय जो कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ये इतना आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया है, ठीक है। तो ये मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसको ध्यान रखना है। और ये डेट और ये स्थान आपको इतना क्या करना है, याद रखना है, याद रहेगा। चलिए अब यह ऐतिहासिक आयोजन धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत महत्वपूर्ण पहल है। इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका है भारत के जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण चुनौतियों का समाधान करना। यानी कि जो भी जनजातीय समुदाय हैं उनके सामने जो भी प्रमुख चुनौतियां होती हैं उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। कॉन्क्लेव के बाद, यानी कि जब ये कॉन्क्लेव होगा उसके बाद 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के प्रयासों के तहत 21 से 22 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कौशल भवन में सिकल सेल एनीमिया के लिए जागरूकता फैलाने और परामर्श पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यानी कि आप जानते होंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में वर्ष 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया को कम जो है उन्मूलित करने का काम किया गया है। यानी कि उसके उन्मूलन का लक्ष्य, सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य 2047 निर्धारित किया गया है। और यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट। आप जानते होंगे सिकल सेल एनीमिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बेसिकली बच्चों में हो जाती है और यह जेनेटिक डिजीज मानी जाती है। और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। बात सिकल सेल एनीमिया की अगर आ गई है तो एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप बायो का सेक्शन रेडी करते होंगे तो वहां पर जितने भी डिजीज वाले चैप्टर हैं उनको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा कि कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी एयरबॉर्न डिजीज है या कौन सी जेनेटिक डिजीज के अंतर्गत आता है, और उस डिजीज को जो है करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम और उस वायरस का नाम भी आपको दरअसल पता होना चाहिए। इसके अलावा विटामिन का जो चैप्टर है वो भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। विटामिन आपका हो गया, डिजीज हो गया आपका, हार्मोन्स हो गया आपका, डाइजेशन सिस्टम का चैप्टर हो गया आपका, ठीक है। यहां से बहुत प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आपके बायो वाले सेक्शन से, तो इसको आप लोग जरूर रेडी कर लेना भाई साहब, नोट कर लो इसको, ठीक है, बाद में फिर पछताओगे नहीं तो। बाकी वही लिखा है यहां पर कि 2047 तक बेसिकली सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने का इसका काम लक्षित किया गया है।
अब आपके सामने प्रश्न है यहां पर कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है या हैं? नंबर 1 कथन, 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। बिल्कुल सही बात है, किया गया था भाई साहब। सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है, यानी कि दोनों कथन हो गए आपके सही, यानी कि 1 और 2। अब आप देखो कि यहां पर 1 और 2 कहां पर है, तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी में क्या आपका दोनों कथन है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन हो जाएगा सही। आगे, नाइट्रोजन उर्वरकों से फूलों की संख्या में कमी, तो ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। ये अभी एक जो है रिसर्च हुई है एक तरीके से, तो वहां पर उसमें क्या किया गया है कि जो आपके नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी अधिकता से क्या होता है, जो फूल होते हैं उनकी संख्या में क्या होती है, बेसिकली कमी होती है। और इस पर जो आपके परागकण वाले जो कीट होते हैं उनकी संख्या में बड़ी तेजी के साथ क्या होती है, कमी आती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लांट्स पर इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप जानते होंगे परागकण वाले जो भी जंतु होते हैं, जो भी कीट होते हैं, जैसे मधुमक्खी वगैरह हो गया आपके, है ना, शहद चूसती है, उसके बाद जो है आप जानते हो पराग फिर उसके जो है लगते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, फिर उससे जो है नए पौधे का निर्माण होता है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, डिटेल्स में बताने की मुझे आवश्यकता यहां पर नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक प्रयोग से फूलों की संख्या में 5 गुना तक कमी आ जाती है। ये एक बड़ा जो है फैक्ट निकल के सामने आ रहा है, आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा इससे जो पॉलिनेटर्स कीटों की संख्या होती है ना, पॉलिनेटर्स जिसको हम लोग बेसिकली परागणकों बोलते हैं, परागणकों, ठीक है। जैसे आपका मधुमक्खी हो गया, आपका तितली हो गया आपका, ठीक है, और कई प्रकार के जो है आपके जो कीट वगैरह होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, ये बेसिकली किस तरीके से आप जानते होंगे पॉलिनेटर्स कीटों के अंतर्गत, ये इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अधिकतर फसलें प्रजनन के लिए जंतु परागणकों पर निर्भर होती हैं। भाई सिंपल सी बात है, बहुत फसलें होती हैं जिनका रिप्रोडक्शन इन्हीं प्रकार के कीटों के ऊपर निर्भर होता है। आप जानते होंगे, है ना, ये जब फूल पे वो बैठती हैं, है ना, अपना रस चूसती हैं, उसके बाद किस तरीके से जनन की प्रक्रिया जो है फिर दूसरे किसी प्लांट्स पर जाती हैं, वहां पर किस प्रकार की जनन प्रक्रिया होती है, इसको आप लोग बायो में पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, बॉटनी वाले सेक्शन में, है ना। तो ये अगर ये जो पॉलिनेटर्स कीट है, अगर इनकी संख्या कमी हो गई तो जो पौधे इस पॉलिनेटर्स कीट पर डिपेंडेंट थे, दैट मींस कि क्या होगा कि उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर नए पौधे का निर्माण कैसे होगा, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए, नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल फसलों की वृद्धि और पैदावार को बढ़ाने में किया जाता है, कि उसकी ग्रोथ और उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो पौधों की कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। नाइट्रोजन उर्वरक से फसलों की वृद्धि होती है, फसलों की पैदावार बढ़ती है, फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा ही बढ़ती है, और फसलों में प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम की मात्रा भी क्या होती है, जो है बढ़ती है। अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार आप लोग क्या करिएगा, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ लीजिएगा। टास्क नंबर 1 आपका है, क्या टास्क 1 है आपका, नाइट्रोजन साइकिल। बहुत बार पूछता है आपके एग्जाम में, कई बार, NITROGN, नाइट्रोजन साइकिल, CYCL, नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि आपका राइजोबियम, एनाविना, नॉस्टॉक, है ना, सुना होगा आपने, है ना। तो ये भी कई बार आपके पूछता है कि बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन से होते हैं। जरा मुझे कमेंट करके बताओ, या आज ही कॉपी में नोट डाउन करो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन से होते हैं। और जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं किस प्रकार की फसलों में पाए जाते होंगे, आप जानते होंगे दलहनी प्रकार की फसलों में ये बैक्टीरिया बेसिकली पाए जाते हैं। इसीलिए फसल चक्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार किसान भाई हमारे क्या करते हैं, अपने खेत में एक ही प्रकार के जो है फसल का उत्पादन करते हैं, ऐसे में उनकी जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी रेट, यानी कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट होती है, क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इसीलिए अपने खेतों में अलग अलग प्रकार के फसलों का, यानी कि जिसको हम फसल चक्र बोलते हैं, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह जो है वहां पर प्रेजेंट रहे, नाइट्रोजन फाइक बैक्टीरिया भी वहां पर क्या रहे, प्रेजेंट रहे। और दालों की वाली फसलें तो आपको खेतों में अपने जरूर लगानी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने प्रश्न है कि नाइट्रोजन उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। नंबर 1 कथन, कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक प्रयोग से फूलों की संख्या में 5 गुना तक कमी आती है।
बिल्कुल सही बात है, हालिया रिसर्च के अनुसार यही बात सही है। दूसरा, नाइट्रोजन उर्वरक से फसलों में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसके अनुसार अगर आप कूट में देखेंगे तो आप पाएंगे कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है, नाइट्रोजन उर्वरकों के संबंध में सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रास बिहारी बोस जी, अभी चर्चाओं में है, महान क्रांतिकारी के रूप में आप जाने जाते हैं रास बिहारी बोस। और 21 जनवरी को दरअसल इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, यह भी आप जानते होंगे। ठीक है, 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केंद्र केस में जो है ये शामिल थे तरीके से, उनको फिर जो है इसमें कई सारी चीजें इनके सामने घटित हुई थी। फिर खैर आगे देखते हैं पहले हम लोग। सबसे पहली बात तो 21 जनवरी को रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम रास बिहारी बोस जी के जन्म की बात करते हैं तो 25 मई 1886 को इनका जन्म हुआ था और निधन हो गया था 21 जनवरी 1945 को, यानी कि 21 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। आप जानते होंगे 1942 में जो है इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की क्या की थी, स्थापना की थी। यह भी आप लोग जो है याद रखिएगा। और शायद मुझे जहां तक याद है टोक्यो में शायद ये जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ये आप लोग एक बार फैक्ट चेक कर लीजिएगा। वैसे टोक्यो, जहां तक मुझे याद है टोक्यो में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे। 1912 मैंने अभी बताया आपको कि दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल थे और इसी मामले में उन्होंने वायसराय जो लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग है उस पर उन्होंने क्या किया था, बम से हमला भी कर दिया था। दिल्ली षड्यंत्र केस ही इसका आधार था बेसिकली 1911 में। ठीक है, 12 में सॉरी। युगांतर समूह के सदस्य थे, ये सक्रिय सदस्य थे। इसके अलावा उन्होंने हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना भी की थी और इसके अध्यक्ष भी बने थे उन्होंने। तो रास बिहारी बोस एक महान क्रांतिकारियों में से एक थे और इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए व्यापक स्तर पर काम किया। कई बार आपके एग्जाम में इन क्रांतिकारियों से संबंधित शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में पीसीएस में खासकर पूछा जा सकता है, तो पूछता भी है। तो आप लोग रास बिहारी बोस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में और जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। चलिए, रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, 21 दिसंबर, 21 जनवरी, 22 मार्च या फिर 21 अप्रैल। सिंपल सी बात है भाई, बी ऑप्शन होगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो 20 द राइट आंसर यानी 21 जनवरी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम, ये क्या है भाई साहब, ये अभी आयोजन हुआ है इसका और इसको बेसिकली मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो है इसको उद्घाटित किया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, ठीक है, जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कौन, मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को IIM जम्मू कश्मीर में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रन कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं के बीच में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना था, साथ ही विचारों के आदान प्रदान और ब्रिक्स देशों के बीच उद्यमशीलता और सहयोग को बढ़ावा देना है। और ब्रिक्स में अभी आप जानते होंगे कि किसको शामिल किया गया है और जो है कौन पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, सभी बातें मैंने परसों नरसों के वीडियो में आपको बताई थी। जम्मू कश्मीर के 50 से अधिक स्टार्टअप ने पर्यटन, खाद्य तकनीकी, कृषि तकनीकी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, हर्बल सौंदर्य प्रसाधन, AI जैसे क्षेत्रों में अपने नवाचारों और उत्पादों का प्रदर्शन किया। ये एक बड़ी बात है और आप जानते होंगे कि जब से जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बना प्रॉपर तरीके से, ठीक है, परमानेंटली, तब से जो है विकास यानी कि डेवलपमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसके द्वारा IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो मनोज सिन्हा है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है भैया, मनोज सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। डीप ओशन मिशन अभी चर्चाओं में है और डीप ओशन मिशन आप जानते होंगे एक प्रकार ये डीप ओशन मिशन इस वर्ष लॉन्च की जाएगी। मानव पनडुब्बी है ये, ठीक है, यानी कि डीप ओशन मिशन इस वर्ष लॉन्च की जाएगी। मानव पनडुब्बी या ये मिशन डीप ओशन मिशन के नाम से फेमस है बेसिकली। ठीक है, तो डीप ओशन मिशन इस वर्ष लॉन्च की जाएगी आपकी मानव पनडुब्बी। ठीक है, 100% स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देगी। और ब्लू इकोनॉमी क्या होती है यह मैं आपको देता हूं टास्क, जिसको आपको करना है क्या कंप्लीट करना है। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, क्या ब्लू इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। मुझे उम्मीद है कि आप ब्लू इकोनॉमी को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे। इस पर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देगा जो आपका क्या है, ये जो आपका मिशन है डीप ओशन मिशन। ठीक है, और इस पनडुब्बी के बारे में अगर हम बात करते हैं पनडुब्बी के बारे में, तो 500 मीटर की गहराई पर यह काम करेगी। ये जो पनडुब्बी को लॉन्च किया जाएगा,
ठीक है। और अगले साल यानी कि 6000 अगले साल तक 6000 मीटर की आश्चर्यजनक गहराई तक पहुंचने का भी इसका जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वदेशी रूप से चूंकि निर्मित है और अपने आप में कई सारे जो है फीचर्स को ये समेटे हुए है। यह उपलब्धि भारत के अन्य ऐतिहासिक मिशनों के की समय सीमा के साथ जो है तालमेल रखेगी, यानी कि अलग अलग जो है चीजों में। इसमें गगनयान अंतरिक्ष मिशन भी शामिल है, जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता की और देश की यात्रा में एक सुखद संयोग को दर्शाता है। और मिशन का उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र इकोसिस्टम की समझ को बढ़ाना है, जिससे टिकाऊ मत्स्य पालन और जैव विविधता संरक्षण में क्या हो सके, बढ़ावा मिल सके या योगदान मिल सके। पानी के नीचे की इन संपदाओं का दोहन करके भारत अपनी अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक समुदाय और पर्यावरणीय लचीलेपन के लिए दीर्घकालिक लाभ को सुनिश्चित कर सकता है। इस पनडुब्बी के माध्यम से हम लोग प्रॉपर जो सामुद्रिक जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उसका हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और जो वहां की जो बायोडायवर्सिटी होगी हम उसको भी संरक्षित करने का प्रयास जो है कर सकते हैं। तो ये मानव पनडुब्बी जो है ये अपने आप में कई सारी चीजों को करेगी और इससे जो है कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो समुद्री संसाधन है उसका बहुत अच्छे से अगर हम प्रयोग करते हैं, निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। कई सारे कंट्रीज में, इंडोनेशिया वगैरह में क्या हो रहा है कि ये जो आपका सी वाटर है, यानी कि जो समुद्री वाटर है, जल है, इसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने की प्रथा भी वहां पर है, वहां पर जो है सिस्टम है। हमारे यहां पर नहीं है क्योंकि वो बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है अपने आप में। ठीक है, चलिए। डीप ओशन मिशन का संबंध किससे है? यह एक प्रकार का पनडुब्बी है, समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज मेरे से बाय मिस्टेक हो गया है। बेसिकली इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो दोनों ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डीप ओशन मिशन का संबंध क्या है? पहली बात तो यह एक प्रकार की मानव पनडुब्बी है, एक संबंध तो इसका यही हो गया, और समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा भी देना है। तो अगर हम लोग इसको हम 1 2 3 4 के ऑप्शन के पॉइंट ऑफ से करते तो इसमें हमारा ए और बी दोनों कथन बेसिकली सही हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको उत्तर कर लीजिए आपका ए और बी दोनों सही एक तरीके से। ठीक है, ऐसा आप इसको कर सकते हैं। ये बाय मिस्टेक मुझसे ना समुद्री जैव विविधता वाला रह गया था, मैंने सोचा हटा दूंगा लेकिन फिर रह गया, कोई बात नहीं। खैर, तो अगर ऐसा प्रश्न कभी कभी आएगा तो उसमें लिखा रहेगा 1 2 3 4, तो पूछेगा आपसे बताओ विकल्प में 1 और 2 सही है या, ठीक है, एक केवल एक सही है या, इस तरीके से। तो बेसिकली अगर यहां पर 1 और 2 होता तो आपका जो है दोनों कथन हो जाता सही। या ऐसे भी बना सकता था प्रश्न की कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, बताओ कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, या ए और बी सही है। तो आप कहते हैं ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें दोनों बेसिकली उत्तर होगा। ठीक है, हालांकि हमने उत्तर में आपको केवल ए दिया होगा, लेकिन इसमें ए और प्लस आप बी दोनों क्या कर सकते हैं सही। तो ए और बी आपका दोनों से हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समुद्री जैव विविधता भी क्या हो जाएगी, इससे बढ़ेगी। राइट, चलिए। टॉपिक नंबर 7 है माइकल मार्टिन। ये अभी हाल ही में आयरलैंड के जो है, आयरलैंड के क्या हुए हैं, ये बेसिकली जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और अभी चर्चाओं में हैं ये अपने आप में, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इनको शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो माइकल मार्टिन ने हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है, और मार्टिन ने पहले 2020 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। हैरिस जो है वो उप प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लेंगी। और अगर हम आयरलैंड के बारे में बात करते हैं तो राजधानी डबलिन हो जाती है, करेंसी इसकी यूरो है, और यह अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। क्या? अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ये देखते हैं, ये है आपका आयरलैंड और ये हो गया आपका बेसिकली क्या, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इसके दक्षिण पूर्व में सेंट जॉर्ज का चैनल है। ठीक है, ये यहां पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये है बेसिकली। ठीक है, और पूर्व में आयरिश सागर है, इसके पूर्व में क्या है, आयरिश सागर है। यह एकात्मक राज्य संसदीय गणराज्य है अपने आप में। आयरलैंड छोटा सा एक प्यारा सा देश है, लेकिन अपने आप में कई सारे समृद्धताओं को घेरे हुए, जो समेटे हुए हैं। अब आपको बताना है, प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मतलब कौन है जिन्होंने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया है। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, किसने ली? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बताया भी है कि ये जो राजधानी और जो करेंसी है, ठीक है, ये आप लोग प्लीज जरूर याद रखिएगा, और कब कब किस किस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं ये भी आपको याद रखना। डेट आप मतलब कम से कम मंथ तो आप याद ही रखिए कम से कम। कई बार कूट के फॉर्म में आपसे पूछ लेता है कि बताओ इनका चुनाव कब कब हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो भैया सिंपल सी बात है, माइकल मार्टिन ही अभी आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना।
ये ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। और हैरिस जो है उप मुख्यमंत्री, सॉरी उप प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस आप कहेंगे सर ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय बालिका दिवस आप जानते होंगे एक महत्वपूर्ण दिवस है, और इसके परिप्रेक्ष्य में आप जानते होंगे बेसिकली कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, मतलब उसका शुभारंभ किया गया था। और इस वर्ष 2025 में दरअसल 10 साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के पूरे हो गए हैं। और अगर हम इस बालिका दिवस की बात करते हैं तो 2008 में, कब, ये ईयर याद रखिएगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि 2008 में जो है ये आपका राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। बालिकाओं से संबंधित और महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट पर आपके निबंध में प्रश्न आता है, इसको आप लोग प्लीज अच्छे तरीके से रेडी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी योजनाएं होती हैं महिलाओं से संबंधित, युवाओं से संबंधित, किसानों से संबंधित, उन सभी योजनाओं को एक जगह पर नोट डाउन प्लीज करते हुए आप चलिएगा। उन सभी टॉपिक्स पॉइंट्स को आप लोग क्या करिएगा, अपने निबंध वाले सेक्शन में नोट डाउन कर लीजिएगा। उद्देश्य की बात करते हैं इस राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो इसका उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाने और ऐसा माहौल बनाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जहां वह लैंगिक भेदभाव की बाधाओं के बिना जो है क्या हो, आगे बढ़ सकें, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2015 में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की और 2025 में इसके 10 साल पूरे हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसने कई सारे जो है रिकॉर्ड अपने बनाए हुए कि जब से ये आंदोलन चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तब से बहुत ज्यादा सुधार दरअसल महिलाओं के उत्थान में देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है यहां पर कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बालिका दिवस 23 जनवरी, बताओ भैया सही है क्या, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, याद रखिएगा, सही नहीं पूछा, रॉन्ग पूछा है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर बाय द वे यहां पर लिखा होता 24, बाय द वे यहां पर लिखा होता 24 अगर लिखा होता बाय द वे, और आप प्रश्न क्या पढ़ते, आप पढ़ते निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, नहीं पढ़ते आप, आपका दिमाग कहीं और रहता। और जैसे ही आप पढ़ते कि कौन सा सही सुमेलित है, वैसे ही आप देखते बालिका दिवस 24 जनवरी, बस एकदम गदगद हो जाते हैं, एकदम बस जैसे देखते खट से यहां पर कर देते हैं, फिल कर देता है। फिर बाकी जब 3 ऑप्शन पढ़ते दिमाग आपका घन चक्कर हो जाता। इसीलिए ध्यान रखिएगा कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है। मैं अक्सर आपको इस बात को बताता रहता हूं, हर रोज बताता हूं इनफैक्ट। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल क्या है, यहां पर है 23 जनवरी लिखा है और रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, सही सुमेलित नहीं है, तो बस यही सुमेलित नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये 3 ऑप्शन सही हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर और जल दिवस आपका 22 मार्च को, बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर वाला कथन क्या है, राइट, यानी कि गलत है ये अपने आप में। ठीक है, यानी कि इसके अनुसार उत्तर नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूजन में होते हैं और कई बार लोग कहते हैं सर टेस्ट में मार्क्स मेरे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए नहीं आते होंगे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। इसलिए प्रैक्टिस 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 एंड मोर देन प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप लोग जरूर इसको करिए, यानी कि रिवीजन और प्रैक्टिस इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दुनिया के 25 देश प्लास्टिक प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हुए एकजुट। अभी आप जानते होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, 2025 की वार्षिक बैठक में 7 और देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, GPAP बोलते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, GPAP। ये क्या होता है, ये ऐसे देशों का संगठन है, ऐसे देशों के समूह का संगठन है, अपने आप समूह है जो बेसिकली क्या करता है, प्लास्टिक के खिलाफ खड़ा होता है और प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए कार्य करता है। कि भाई क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज है जो आपका क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, आपका चाहे आपका वो क्या कहते हैं, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो बेसिकली प्लास्टिक से होती हैं। और प्लास्टिक जो पॉलिथीन वगैरह होती है उसकी जो आयु होती है बहुत होती है। ग्राउंड वाटर डाउन हो जाता है, वर्षा का जल नीचे धरती के नीचे नहीं जाता है अगर प्लास्टिक हो गया ना। और प्लास्टिक बेसिकली
अगर इसको हम जलाते हैं इससे बहुत प्रकार की जहरीली गैसेस निकलती हैं जो आपके आपके वातावरण को, आपके प्रदूषण को, आपके जो है पूरे वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करने का कार्य करती हैं। तो प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है। सरकार समय समय पर इसके लिए जो है चलाती है अभियान, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर अभी तक कोई भी जो है सही तरीके से इस पर जो है कार्य नहीं किया जा सका है। ठीक है, तो ये जो संगठन है अभी इसमें क्या हुआ है कि हाल ही में अभी 7 देश शामिल हो गए हैं और इनकी संख्या हो गई 25 देश। ठीक है, तो अब इस पहल में शामिल देशों की संख्या बढ़कर के हो गई है 25 और जो 7 नए देश इस आपके जो है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए। देश 7 कौन कौन से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और कौन सा है तंजानिया। ये 7 देश शामिल हो गए हैं और अब इनकी संख्या हो गई है 25। राइट, याद देखिएगा। चलो, ये देश औद्योगिक प्लास्टिक कचरे को कम करने, टिकाऊ सामग्री को बढ़ावा देने और रिसाइकलिंग सिस्टम को मजबूत करने पर काम करेंगे ताकि पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाया जा सके। आप नई प्लास्टिक चीजों को मत बनाइए, आप जो बनाए हैं आप उसी को रिसाइकिल करते रहिए। बस जो बन गया सो बन गया है, लेकिन नया प्रोडक्शन आपको नहीं करना है। इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि भैया ये जलते नहीं हैं, इनके जो भी मैटर होता है ये सब पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होती है, लाखों लाखों वर्ष तक ये जो है क्या कहते हैं इसका जो है वो रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब डिग्रेड नहीं होती, कहने मतलब यह है आप सोचेंगे कि पॉलिथीन को आप मिट्टी के नीचे दबा देंगे डिग्रेड हो जाएगी, नहीं। आप कभी किसी पॉलिथीन को आप नीचे मिट्टी के नीचे दबा के देखिएगा, आप उसको जो है 20 साल बाद ही खोदेंगे ना मिट्टी, तो वो पॉलिथीन आपको वैसे ही दिखाई देगी, ये डिग्रेड नहीं होती है। आप जला देंगे अगर पॉलिथीन को, प्लास्टिक को तो उसकी जो राख होती है ना वो बहुत जहरीली होती है। वो राख भी कभी खत्म नहीं होती है, उसके तत्व, उसके एलिमेंट्स जो है हमेशा मिट्टी में मौजूद रहते हैं और क्या कहते हैं बहुत खतरनाक होता है। जो जिनके घर में खेती होती है वो सभी लोग ध्यान दें कि अपने खेतों में पॉलिथीन या प्लास्टिक जैसा कोई सामान कभी बिल्कुल नहीं जाने देना, नहीं तो समझ लीजिए खेत एकदम बंजर हो जाएगा। ठीक है, याद देखिएगा आप लोग। और पॉलिथीन में जो आप लोग सब्जी लेते हैं, जो फ्रूट्स लेते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। मैं यहां पर एक बहुत अच्छी बात आपसे कह दे रहा हूं, प्लीज आप लोग झोले का इस्तेमाल जरूर करें। और झोला लेने पर आप लोग जो है ना ये घट नहीं जाएंगे, आपकी जो क्या कहते हैं रेपुटेशन डाउन नहीं हो जाएगी, आपको बुद्धिमान कहा जाएगा। आपसे समझदार गांव का व्यक्ति होता है जो झोला लेके चलता है, पॉलिथीन नहीं लेके चलता है। आप लोग 10 पॉलिथीन ले लोगे, कुरकुरे का पैकेट लोगे, तब कहोगे भैया पॉलिथीन दीजिए ना। मतलब एक कुरकुरे का पैकेट वगैरह आप लोगे, उसको भी आप नहीं रखोगे अपने उसमें। सब्जी एक आप नॉर्मल से अगर आप क्या कहते हैं एक छोटा सा कोई सब्जी आधा किलो 250 ग्राम टमाटर भी लेंगे तो उसके लिए भी आप भैया पॉलिथीन दे दो, है ना। ये नहीं सही है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, झोले का इस्तेमाल लेके चलना है। और जो जिस प्लास्टिक की पॉलिथीन में आप जो है क्या कहते हैं पॉलिथीन में आप रखते हो, वो क्या कहते हैं आप सब्जी, ठीक है, पॉलिथीन में, तो वो जो उसमें जो तत्व होते हैं प्लास्टिक के, मतलब उसके पॉलिथीन के और जहरीले, वो उस सब्जी से कहीं ना कहीं जो है उसका इंपैक्ट होता रहता है। जो आप पानी के बॉटल्स जो आप पीते हैं, है ना, अलग अलग बिसलेरी से लेकर के अलग अलग बॉटल्स जो है वो भी आपके लिए बड़ी हार्मफुल होती है। उनके भी एलिमेंट्स जो है, क्योंकि क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती उन प्लास्टिक की, तो उनके तत्व जो होते हैं प्लास्टिक को आपके जल, आपके पानी में, आपके सब्जी में, आपके फल में लगते रहते हैं और वही आप खाते रहते हो। कैंसर का वजह होता है ये, फिर है ना, ये सब दीजिए, ध्यान रखा करो आप लोग। तो आज से झोला का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, नहीं तो हार्ट अटैक कब आ जाएगा और कब राम नाम सत्य हो जाएगा कुछ नहीं पता है। ठीक है, जीवन बचाना है तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। हर साल 6 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक कचरा महासागरों में पहुंचता है। 6 मिलियन टन से अधिक। आप सोचो कि हम इसको विकास करें, डेवलपमेंट करें, कितना ज्यादा हम लोग खतरा जो है उत्पन्न कर रहे हैं पृथ्वी के लिए। ठीक, आप समझ लीजिए। इसके अलावा जबकि इससे दुगना जमीन को हम प्रदूषित करते हैं, मतलब समुद्र को तो हम पॉल्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी जमीन को हम इससे दुगना स्तर पर हम इसको पॉल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। सोचिए आप, हम इसको कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। दरअसल आज का मनुष्य कहने के लिए विकास कर रहा है, लेकिन सही मायने में दरअसल वह विनाश कर रहा है। सिंपल सी बात मैं कहता हूं इसको, मुझे क्योंकि मेरी एमएससी ईवीएस में रही है, एनवायरमेंटल साइंस में रही है, वाटर पर मेरी रिसर्च रही है, बहुत अच्छी रही है। नंबर 1 रिसर्च थी मेरी वाटर पर, ठीक है, बहुत बढ़िया रिसर्च रही है। और ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पर मेरी रिसर्च रही है। इसके अलावा भी मैंने 1-2 टॉपिक पर और रिसर्च किया। मैंने पाया कि भाई साहब पर्यावरण को ना ऐसे इस कदर लोग जो है प्रदूषित कर रहे हैं, इस कदर उसका दोहन कर रहे हैं कि बहुत दिन दूर नहीं है जब जो है मिट्टी के लिए, खेती के लिए युद्ध होगा। वह दिन दूर नहीं जब इंसान जो है अपने
बनाए हुए घर को, आधे घर को गिराएगा और आधे घर पर खेती करेगा। वह दिन दूर नहीं जब इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। वह दिन दूर नहीं जब इंसान स्वच्छ हवा के लिए तरस जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब इंसान एक पेड़ की छांव के लिए तरस जाएगा। बहुत बहुत दूर समय नहीं है वो, इसलिए ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है। ठीक है, खैर बाकी यहां पर 2-3 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसको एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो आपका ये समूह है, इसका लक्ष्य प्लास्टिक प्रबंधन के लिए सर्कुलर सिस्टम को अपनाना है, जो लैंडफिल यानी कि जो कचरा भराव क्षेत्र है से निकलने वाली मीथेन जैसी हानिकारक गैसों को कम करेगा। आप जानते होंगे प्लास्टिक जब इकट्ठा हो जाता है तो वहां से मीथेन गैस निकलती है, जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कि आपके हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। कौन? CO2 है ना, ग्लोबल क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में आपका मीथेन हो गया, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, आपका वाटर वेपर हो गया, ये सब क्या है? मीथेन और मीथेन हो गया, ये सब ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं। चलिए बाकी यहां पर कई सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो आपका ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप है यानी कि GPAP है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और बाकी यहां पर इसके बारे में लिखा है कि किस तरीके से ये प्रदूषण के संकट को निपटने के लिए कार्य करता है। कौन? ये आपका ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। ठीक है, याद रखिएगा। कितने देश हो गए इसमें? 25। अभी कितने देश शामिल हुए हैं? 7 अन्य 7 देशों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब एक बात और देख लो। यहां पर नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2024 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश बन गया। भाई साहब ये सभी डेटा आप लोग नोट कर लो भाई साहब, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध अगर आप पर्यावरण प्रदूषण पर अगर लिखने के लिए आ गया ना, तो ये सारा डेटा आपके निबंध के लिए काम आएगा। तो बैठे मत रहो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे डेटा आपके सामने यहां पर हैं। इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में कराता हूं ताकि सब जगह आप इसका इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, ये डेटा अगर आप अपने एग्जाम में डालेंगे, एग्जाम के कॉपी में, तो आपका नंबर ट्रक भर भर के एग्जामिनर देगा। ठीक है, दूसरा, प्लास्टिक प्रदूषण प्रतिवर्ष अनुमानित 1.8 बिलियन तक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। यानी कि जो ये आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ये क्या करता है? अनुमानित जो संख्या है, जो डेटा है, 1.8 बिलियन तक ग्रीन हाउस गैस। सोचो इतनी बड़ी मात्रा में ये ग्रीन हाउस गैसेस का क्या कहते हैं उत्पादन करता है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और पर्यावरण के तो समझ ही लीजिए क्या ही बात है। भारत द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जो है क्या है, अधिनियमित है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए समझौता किया गया था, आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए अब बताओ, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2016, 2017, 2018, 2019। अभी हमने पढ़ा है, ये देखो कहां पर गया भैया, ये देखो 2018 है ना। तो बस इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बस कर दो टिक, चलो आगे बढ़ो। लास्ट टॉपिक, तदर्थ न्यायाधीश, जिसको हम लोग बेसिकली एडहॉक भी बोल सकते हैं, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है बात बोली है, स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है हाई कोर्ट में अस्थायी कार्यकाल के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का सुझाव दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किस आर्टिकल के अंतर्गत? वो जो आर्टिकल है आपका, वो है यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 127 के तहत, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कोरम ना पूर्ण होने की स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। लेकिन यह प्रावधान हाईकोर्ट में भी है, हालांकि नहीं किया था, शायद 2 या 3 बार ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट में की गई है। ठीक है, तो अभी लेकिन कहा है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, अब हाई कोर्ट में भी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि जो काम जो पेंडिंग है वो क्या हो सके, पूरा हो सके। ठीक है, यही इसीलिए ये बेसिकली क्या है, चर्चाओं में है। ओके, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सलाह दी गई है कि हाई कोर्ट में अस्थायी कार्यकाल के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ वर्ष के लिए जो है, कुछ टाइम के लिए जो है न्यायाधीश वहां पर नियुक्त हो। अनुच्छेद 224(1) के अनुसार किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपने यहां पर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध जो है क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या लिखा है कि किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपने यहां पर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की जो है अनुमति मांग सकता है। तो ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही हो पाएगा। तो दोनों ये अनुच्छेद जो आपके एग्जाम के लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी रेडी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कोरम ना पूर्ण होने की स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके सामने प्रश्न है। और अब आप बताइए मुझे कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 127। देखो क्या 127 ही है? बिल्कुल सही बात है, 127 ही है। तो इसका हो जाएगा उत्तर आपका क्या? सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बेसिकली आपका बी इज द राइट आंसर। बस हो गया काम। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, और उसके पहले ये प्रोग्राम आप लोग जानते होंगे डिकोड एग्जाम पर अभी जो है ऑफर चल रहा था। अभी भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है इसमें भारी डिस्काउंट चल रहा है इस प्रोग्राम के बारे में। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025, इसके बारे में आप लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नंबर ऑलरेडी मेरा मेंशन है, आप चाहें तो एक बार दोबारा से मैं आपको एक अपना नंबर में मेंशन कर दे रहा हूं। आप लोग जो है तो वहां पर जुड़ सकते हैं मुझसे। और इसके अलावा आप चाहें तो बेसिकली जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है पीसीएस के लिए, आप चाहें तो वहां से भी मुझसे जो है सीधे तौर पर जो है बात कर सकते हैं। वहां से भी आप मुझसे जो है, क्योंकि पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो एक नंबर में यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है, 860 ठीक है 44, ठीक है 86044 एंड 09 एंड 201। इस पर आप कांटेक्ट सीधे जो है मेरे से कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर सीधे मुझसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये छोटी सी सूचना थी। यहां पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आरओ के कई सारे प्रोग्राम सब कुछ चल रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये जो संस्थान के नंबर दिए गए हैं यहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस प्रोग्राम के बारे में आप लोग एक बार यहां पर ब्रीफ में पढ़ लीजिएगा। हमने कई दिन आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया है। इस प्रोग्राम को लेने के बाद किसी भी किताब वगैरह को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है कितने वर्ष तक होता है कार्यकाल? ये आपको सामने आपके प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग प्लीज जरूर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, अब निबंध के लिए आपके सामने प्रश्न है कि देश में चौथे स्तंभ की बढ़ती हुई भूमिका, बहुत अच्छा निबंध है। इसको आप लोग इसको जो है लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। बाकी जो मैं टास्क आपको देता हूं, जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, उसको आप लोग पूरा करने का प्रयास जरूर किया करिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।